मतलब इस पूरी यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक जो है इन्वायरमेंटल इशू। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर का नाम इन्वायरमेंटल इशू ही क्यों रखा। इशू का मतलब देखो, जब भी कोई इशू वर्ड आता है तो इन जनरल उसके बारे में वर्ड होता है कि प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मींस एनसीईआरटी आपको इस चैप्टर में ये पढ़ाना चाहती है कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम का क्या कारण है, इस प्रॉब्लम का क्या प्रभाव है, इस प्रॉब्लम से स्पेशली ह्यूमन स्पीशीज को क्या प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, एंड एट लास्ट कि हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल करें। तो एनसीईआरटी ने सिंपली लिख दिया एनवायरमेंटल इश्यूज, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का काउज, एंड देन उसका इफेक्ट, एंड देन एट लास्ट उसका कंट्रोल, मतलब उसको हम कैसे डिमिनिश कर सकते हैं। खत्म तो पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ मैंने आपको पहले भी बोला है, इन्वायरमेंट में तीन चीजें होती है। इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर होता है जो हवा वाला पार्ट है, इन्वायरमेंट में लिथोस्फेयर होता है जो लैंड वाला पार्ट, ठीक है, और इन्वायरमेंट का ही हिस्सा होता है हाइड्रोस्फीयर। और यही वजह है कि आप इन्वायरमेंट को ही बोलते हो बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर का तीन पार्ट, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। बट अब चाहे वो प्रॉब्लम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम लिथोस्फीयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड हो, ये सारी प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर आएगी। और हम यहाँ इस चैप्टर में इन तीनों से रिलेटेड प्रॉब्लम समझेंगे। और हमारा फोकस हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज्यादा फोकस एटमॉस्फेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम पर होगा और थोड़ा सा हाइड्रोस्फेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम पर होगा। और लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा बायोडाइवर्सिटी में भी हो चुकी है, थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ पर भी कर लेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट में, इन प्रॉब्लम को हम एक टर्म देना चाहें तो इस प्रॉब्लम को हम एक टर्म दे सकते हैं, पॉल्यूशन। उस प्रॉब्लम को ही हम क्या टर्म दे सकते हैं, पॉल्यूशन। तो चलिए, क्लास में बैठा क्या कोई बच्चा पॉल्यूशन को टेक्निकल डेफिनेशन के साथ डिफाइन कर सकता है क्या? व्हाट इज पॉल्यूशन, अतीक को छोड़ के। व्हाट इज पॉल्यूशन, विवेक को भी छोड़ के, अतीक और विवेक को छोड़ के, क्या कोई बता सकता है कि पॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज पॉल्यूशन? आप आम दिनों पे सुनते रहते हो पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम करो कम करो, क्या पॉल्यूशन है क्या? कम तो बात ना बोलो रिवा, व्हाट इज पॉल्यूशन? Harmful and undesirable substance present in our environment. इन द Environment. नहीं, अधूरा है, और मेरे हिसाब से अधूरा गलत माना जाता है, अधूरा डेफिनेशन गलत। चलिए अतिक बताओ, व्हाट इज पॉल्यूशन? आम सवाल है, आप आए दिन सबको बोलते रहते हो अरे पॉल्यूशन मत करो, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होता क्या है भाई, पहले डिफाइन तो कर लें, पॉल्यूशन क्या होता है? Any अतिक। undesirable change in environment. हम्म, बस, फिर अधूरा है, That causes organism to discomfort. फिर अधूरा है, समझिएगा। अरे ये तो हमारे छोटे क्लास का बच्चा भी बोल देता है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट कॉल्ड एज पॉल्यूशन। ये तो 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अब थोड़े बड़े हो गए हो, अब बड़ा डेफिनेशन दो। एनी चेंज, एनी चेंज और मतलब एनी अनडिजायरेबल चेंज in environment, and that environment may be atmosphere, lithosphere, hydrosphere. Any undesirable change in atmosphere which leads to change in physical or chemical or biological property of environment, or all these properties of environment, that undesirable change called as pollution। देसी भाषा में बोलता हूँ, पर्यावरण में किसी भी किए गए अनडिजायरेबल चेंज, यहीं पर बात खत्म नहीं होता है। चेंज जिसकी वजह से पर्यावरण का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या ये तीनों प्रॉपर्टी चेंज हो, ऐसे अनडिजायरेबल चेंज को पॉल्यूशन कहते हैं। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे व्हाट इज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन्वायरमेंट मतलब बायोस्फीयर और ये
बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बनता है। बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स होता है, और एबायोटिक फैक्टर में दुनिया भर की चीजें हैं, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, मेनी मोर। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि किसी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज हुआ जिसकी वजह से लाइट प्रभावित हुई, फिजिकल चेंज, जिसकी वजह से टेम्परेचर प्रभावित हुआ, फिजिकल चेंज, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी खराब हुई, केमिकल चेंज, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी लॉस हो गई, फिजिकल चेंज, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी चेंज हो गया एनवायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का, केमिकल चेंज। यानी कि अगर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आया तो फिजिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया एनवायरमेंट के तो केमिकल चेंज, एंड उस चेंज की वजह से फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज जब होता है तो उस चेंज की वजह से एनवायरमेंट का बायोटिक फैक्टर इफेक्ट हो जाता है। वो इफेक्ट बुरी तरीके से भी हो सकता है और किसी के लिए वो अच्छा भी हो सकता है। जैसे आज इन्वायरमेंट में हम लगातार टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के वजह से इंसानों को तो खतरा है भविष्य में, लेकिन इस दुनिया में पाए जाने वाले पैथोजन मतलब डिजीज काउजिंग एजेंट के लिए ये माहौल फेवरेबल होता जा रहा है। और डिजीज काउजिंग एजेंट का बढ़ना ये भी पॉल्यूशन ही है, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं पॉल्यूशन तो हमारा फोकस स्पेशली ह्यूमन पर रहता है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूं, बाद में आप में से ही कोई बच्चा पूछेगा सर पॉल्यूशन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, सर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से तो माइक्रोब्स को फायदा भी हो रहा है क्योंकि उनके मेंबर बढ़ रहे हैं, वो आसानी से हमें डिजीज करा पा रहे हैं और वो अपना स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ा पा रहे हैं। हाँ, मैंने आपकी बात मान लिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर इंसानों ने बनाया है, इंसान आपको पढ़ा रहा है, इंसान ही पढ़ रहा है क्योंकि इंसान अपना फायदा चाहता है। मतलब हम जानते हैं कि हम ऑल काइंड ऑफ स्पीशीज पर ध्यान तो देते हैं लेकिन केवल इंसानों के फायदे के लिए ही देते हैं। इसीलिए कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर अगर किसी दूसरे स्पीशीज का पॉल्यूशन की वजह से नंबर बढ़ना हुआ तो वो पॉल्यूशन कैसे हो गया, वो भी पॉल्यूशन है क्योंकि उसका बढ़ना इंसानों के घटाने के लिए जिम्मेवार हो सकता है। तो इसका मतलब किसी भी प्रकार का चेंज, वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म का मेंबर बढ़ना, किसी ऑर्गेनिज्म का मरना, घटना, ये भी बायोलॉजिकल चेंज है। सो फाइनली आई एम डिफाइनिंग पॉल्यूशन, pollution in any undesirable change in environment which leads to change in physical, chemical or biological or all property of environment called as pollution. Now what causes pollution? The agent which causes pollution are called as pollutant. ऐसा कोई भी फैक्टर जो पॉल्यूशन काउज करता है वो पोल्यूटेंट कहलाता है। वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है। देखो नेचुरली भी पॉल्यूशन होता है, नेचुरल पोल्यूटेंट भी होते हैं, लेकिन उससे इतना ज्यादा नुकसान किसी को भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में इंसानों ने पोल्यूटेंट्स की मात्रा नेचर में इस कदर बढ़ा दी है कि पोल्यूशन का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर ऐसा है तो हमें इस पोल्यूटेंट्स के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसकी क्या क्या वैरायटी है और इसकी क्या क्या कैटेगरी है। लेकिन एट फर्स्ट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पोल्यूटेंट्स तो आप बोलेंगे इन सिंपल टर्म आप बोलेंगे पोल्यूटेंट्स आर पोल्यूशन काउजिंग एजेंट, या फिर आप बोलेंगे एनी मटेरियल which are added in environment which have ability to change the physical, chemical and biological or all property of environment are called as pollutants, right? तो pollutant क्या होता है, pollution क्या होता है, ये आपको पता चल। अब आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि पोल्यूटेंट की कई सारी वैरायटी है, कैटेगरी है, जिसमें से मैं एक एक करके पोल्यूटेंट की कैटेगरी को लेना शुरू करता हूं। पहला बेसिस कि वो पोल्यूटेंट नेचर में आने के बाद नेचर में रहता है हमेशा के लिए या फिर कुछ समय के बाद वो भाग जाता है, खत्म हो जाता है किसी भी तरीके से। अगर ऐसा है कि वो पोल्यूटेंट नेचर में कितने समय तक के लिए रहता है, अगर कोई पोल्यूटेंट आया और नेचर में आने के बाद उसको हमारे नेचर का बैक्टीरिया, फंजाई मतलब डीकंपोजर मिलके डीकंपोज कर दे रहा है तो वो पोल्यूटेंट
बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है और वो नेचर में आने के बाद अगर हमारे नेचर के डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है तो यकीन मानिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। और आपको मैं बताई देना चाहता हूँ कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के तुलना में नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कारण ये है, आप एग्जांपल बताओ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के जो नेचर में आने के बाद हमारे बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है। क्या आप कह सकते हैं वुड, क्या आप कह सकते हैं क्लॉथ, क्या आप कह सकते हैं पेपर, क्या आप कह सकते हैं मरे हुए प्लांट एनिमल, ये सब जो भी है ये नेचर में आएंगे। हाँ मैं मानता हूँ जब भी ये नेचर में आएंगे तो नेचर में पॉल्यूशन काउज करेंगे। आप बोलेंगे सर तो क्या इससे कपड़े पहनना छोड़ दें, क्या इससे लकड़ियां उगाना छोड़ दें, क्या इससे एनिमल मरना छोड़ दे, क्या इससे प्लांट मरना छोड़ दे? अरे ना रे ना। लेकिन आज के डेट में इसकी क्वांटिटी जब बढ़ गई है तो प्रॉब्लम हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था डिकम्पोजर भी तो लिमिटेड हैं। वो जितना जिस रेट से डिकम्पोज कर रहे हैं अगर उस रेट से कचरा गिरने लग जाए तो डिकम्पोजिशन फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिकम्पोजर की मात्रा वही है और अगर आप कचरा को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो तो डिकम्पोजिशन के रेट में अगर बढ़ावा नहीं आया है तो वो कचरा जमा होता जाएगा और उसके जमा होने की वजह से वो भी पोल्यूशन काउज करेगा। वो जहां रहेगा वहां के एनवायरमेंट के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करेगा। इसीलिए वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहलाएगा। फिर आप बोलेंगे सर बायोडिग्रेडेबल क्यों बोला? क्योंकि बायो मतलब लिविंग, डिग्रेड मतलब टूटना। उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में आने के बाद तोड़ के डिकम्पोज कर देगा, लेकिन तोड़ने में समय लगता है। लेकिन आप तो आज नेचर में इतना कचरा गिरा रहे हो कि वो टूटने में समय लग रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जब तक वो नेचर में है तो वो यहाँ पर पोल्यूशन काउज कर दे रहा है। ये सब तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी पोल्यूटेंट हैं जो एक बार नेचर में आ गए तो लंबे लंबे सालों साल सदियों रहते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि उसको हमारे नेचर का डिकम्पोजर मतलब कि बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा है तो वो पोल्यूटेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। और फेमस एग्जांपल प्लास्टिक। आप आए दिन सुनते होंगे कि आज फलाने राज्य में प्लास्टिक पर बैन लगा, कल उस राज्य में बैन लगा, आज पूरे भारत में बैन लगा। बस कारण यह है कि प्लास्टिक हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं और आज नेचर में प्लास्टिक कितनी ज्यादा हो गई है कि अगर वो ज्यादा लैंड में बिखरी रहेगी तो वहां पर वहां की फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक जिस चीजों से बना है उसका जो मोनोमर है जब वो हमारे सॉइल पार्टिकल के साथ मिक्स होता है तो उसमें रूट के पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम्स होती है, रूट को कई प्रकार की डिजीजेज भी होती है। अगर इसको एनिमल खा ले तो एनिमल की फिजियोलॉजी में भी प्रॉब्लम होता है। तो हो गई ना हमारे एनवायरनमेंट की, पहले तो ये केमिकल प्रॉपर्टी चेंज किया, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी चेंज कर दिया। इसका मतलब ये प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, इसीलिए इसको हम एनवायरनमेंट में ऐड करना कम करें, ये हमारा दायित्व है। और केवल प्लास्टिक ही नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नहीं है। आप पहले डीडीटी का भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं, अब तो खत्म किया जा रहा है। इसके बाद लेड जो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकल के नदियों के पानी में ज्यादा मिलता है। आजकल तो पुराने गाड़ियों में तो लेड पेट्रोल डीजल वगैरह में भी मिलता था, धुएं से निकलता था। लेड हो गया या आयरन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो गया, फिनोलिक कंपाउंड हो गया, या और भी ऐसा बहुत सारा एग्जांपल बन सकता है जो नेचर में आने के बाद हमारे डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहलाते हैं। मुझे पता है आपको इतना पढ़ाने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर अगर ऐसा है चाहे हो बायोडिग्रेडेबल चाहे हो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ये तो हमें प्रभावित कर देगा सर फ्यूचर में, क्यों ना इसको हम रोक लें, इसके एडिशन को नेचर में रोक लें, क्यों ना हम पोल्यूशन को रोक लें। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा सदियों पहले साइंटिफिक कम्युनिटी ने सोचा और इस कंट्रोल के लिए
काम शुरू भी कर दिया, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा प्रभावित अभी तक तो नहीं दिख रहा है। वो काम कैसे है पहले बस सुनिए। अगर ऐसा है कि प्लास्टिक से हमें पॉल्यूशन मिल रहा है, डीडीटी से पॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक से आज जो भी काम हम कर रहे हैं वो काम ही करना छोड़ दें। ना ना ना, काम क्यों छोड़ेंगे यार। हम प्लास्टिक के बदले अल्टरनेट ढूंढते हैं। क्या अल्टरनेट मिला कि हम क्या कपड़े की थैली भी ले जा सकते हैं, क्या हम पेपर का थैली भी ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। मुझे पता है फिर आप बोलोगे सर वो पेपर और कपड़ा भी अगर ज्यादा लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होगा तो वो भी तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बन जाएगा। तो इसीलिए तो मैंने पहले बोला बायोडिग्रेडेबल के पोल्यूटेंट के तुलना में नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो नेचर में आने के बाद कभी खत्म नहीं होता है। अगर आप प्लास्टिक के बदले पेपर या क्लॉथ के कैरी बैग यूज करोगे तो लंबे समय के बाद भले ही सही ये डिकम्पोज तो हो जाएंगे कम से कम, लेकिन ये तो उसके बावजूद डिकम्पोज नहीं होंगे, सदियों सदियों डिकम्पोज नहीं होंगे। इसीलिए अगर हम चाहते हैं इस पोल्यूटेंट की अमाउंट कम करना, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कि हम अल्टरनेट मटेरियल को यूज करना स्टार्ट करें। हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी छोड़ें। और यही कारण है कि हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सोलर एनर्जी की मदद से गाड़ियां चलाई जाए, नो स्मोक नो पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके डायरेक्ट गाड़ियां चले, डायरेक्ट घर का खाना भी बने, क्योंकि घर में आज भी कई जगह चूल्हे जलते हैं और चूल्हे जलने के बाद उससे आज भी कई जगह पोल्यूटेंट निकलता है स्मोक के फॉर्म में। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि डायरेक्ट सोलर लाइट को यूटिलाइज करके खाना बनाया जाए, मशीन चलाया जाए, मोटर व्हीकल चलाया जाए। इस पर काम जारी है और काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया। नेचर में ऐसा कोई भी पोल्यूटेंट जिसको हमारे नेचर का डिकम्पोजर डिकम्पोज कर सकता है, वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। और अगर अगर हमारे नेचर का डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। उसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि पहले तो आप अल्टरनेट तरीका ढूंढिए, और अगर अल्टरनेट नहीं भी मिले और उसका एडिशन हमारे नेचर के लिए खतरनाक है, बंद कर दो आज से वो काम। हमारे जिंदा रहने से ज्यादा बड़ा काम कुछ नहीं। माना कि लेड अगर एक्सेस मात्रा में इंक्लूड हो रही है, इन्वायरमेंट में ऐड हो रही है, और अगर लेड का अल्टरनेट नहीं मिल रहा या आयरन का कंटेंट अल्टरनेट नहीं मिल रहा, उससे अगर हम एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा खतरनाक प्रभाव दिखने को मिलेगा, तो हम वो काम ही बंद कर देंगे, क्योंकि जिंदा रहने से ज्यादा बड़ा कोई काम ही नहीं। तो बंद कैसे करेंगे? हर कोई बोलेगा कि हम क्यों बंद करें, आप बंद करो। वो बोलेगा हम क्यों करें, आप बंद करो। तो एक काम करो ना, लॉ बनाओ, कानून बनाओ। और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल से निकलने वाले हार्मफुल पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार और अलग अलग अपने देशों के सरकारों ने कानून बना रखा है, लॉ बना रखा है। मेरा तेरा नहीं चलेगा, कानून बराबर होता है, सभी को मानना पड़ेगा। ये पोल्यूटेंट आप नेचर में ऐड नहीं कर सकते, ये नियम है। इसका मतलब आप पोल्यूशन को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो अपने दायित्व के अकॉर्डिंग ऐसा कोई मटेरियल आप यूज ना करें जिससे नेचर में नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का एडिशन हो। ऐसा मटेरियल पे आप डिपेंडेंसी रखें जो बायोडिग्रेडेबल हो, क्योंकि वो कम हार्मफुल है। और दूसरा, नियमों का पालन करें। सरकार जो एजेंसियां आपके लिए नियम बनाती है, उस नियम को फॉलो करें, तो इससे पोल्यूशन कम होगा। आई थिंक ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को समझाने के लिए इतना लेक्चर सफिशिएंट है। नेक्स्ट वन, पॉल्यूशन को फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक को कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड व्हाट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट हर वो पोल्यूटेंट है जो नेचर में, इन्वायरमेंट में डायरेक्ट ऐड हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जिस भी सोर्स से वो पोल्यूटेंट आया है, नेचर में डायरेक्ट ऐड हो रहा है, वो नेचर में आके बन नहीं रहा है। वो पोल्यूटेंट अपने सोर्स से नेचर में डायरेक्टली ऐड हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और अगर ऐसा कोई पोल्यूटेंट जो नेचर में डायरेक्ट ऐड नहीं हो रहा है, इटसेल्फ की इसका सिंथेसिस खुद नेचर में आने के बाद हो रहा है,
इन्वायरमेंट में आने के बाद हो रहा है, फॉर्म इन इन्वायरमेंट। अगर कोई ऐसा पोल्यूटेंट है तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप गाड़ियां चलाते हो, चाहे वो बुलेट हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, या फिर नैनो हो, या फिर ऑडी हो, या फिर मर्सिडीज हो। अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा बहुत व्हीकल तो निकल ही रहा है। ज्यादा ब्रांडेड गाड़ी है तो कम स्मोक निकल रहा है, और अगर सस्ती गाड़ी है तो ज्यादा खतरनाक धुआं निकल रहा है। यही फायदा है महंगी गाड़ी लेने का, कि आप अगर महंगा गाड़ी लेंगे तो आप पोल्यूशन को बचाते हुए चलेंगे। सस्ता गाड़ी में पोल्यूशन ज्यादा होता है। और ये पोल्यूटेंट जो होते हैं, हमारे व्हीकल के जो धुएं होते हैं, उस धुआं में बहुत सारा हार्मफुल गैस होता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं उसमें कितना ज्यादा हार्मफुल गैस होता है। उसमें CO भी होता है, उसमें NO भी होता है, इवन उसमें लेड भी होता है, उसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें SO2 भी होता है, उसमें कई सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं यार। और वो सारे हार्मफुल गैसेस धुएं के फॉर्म में निकल रहे हैं, वो सब हमारे उस गाड़ी के साइलेंसर से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आ रहा है, इसीलिए वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। मैंने आपको बताया डीडीटी जिस भी पर्टिकुलर डिब्बा से स्प्रे किया जाता था, डायरेक्ट नेचर में छोड़ा जाता था। डीडीटी स्प्रे प्राइमरी पोल्यूटेंट है। आप जानते हैं इंडस्ट्रीज में आज भी चिमनी लगाया गया है, और ईटा भट्टी बनाने के लिए आज भी चिमनी लगाया गया है। कई जगह फैक्ट्री में, बिस्किट फैक्ट्री में, दालमोट फैक्ट्री में, कई जगह आज भी चिमनियां ही यूज हो रही है। और उस चिमनियों से निकलते धुएं, और उस धुएं में SO2 और उस धुएं में NO2। इस SO2 और NO2 ये दोनों हार्मफुल गैसेस है, इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव है, और इसी के वजह से एसिड रेन भी होता है। मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी सही। और ये धुएं डायरेक्ट चिमनी से नेचर में आ रहे हैं, और इसी वजह से ये प्राइमरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में है। अगर आप किसी गलत फ्रेंड सर्कल में चले गए, आप दिन रात सुट्टा मारेंगे, और उस सुट्टा से जो धुआं निकलेगा सिगरेट से, उस सिगरेट में कई सारे हार्मफुल गैसेस हैं जो आप नेचर में दिन रात छोड़ रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो नेचर में पोल्यूटेंट डायरेक्टली आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल तो हजारों हैं, करोड़ों हैं। आप ये देखना कि उस पोल्यूटेंट का सोर्स क्या है, इस पे फोकस करना। और अगर उस सोर्स से वो पोल्यूटेंट नेचर में डायरेक्ट ऐड हो रहा है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और अगर डायरेक्ट ऐड नहीं हो रहा है तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट नेचर में बनते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपके सस्ती नैनो कार से NO का धुआं निकला। NO मतलब NO गैस है। NO मतलब नो, नहीं नहीं, नहीं नहीं है, नहीं नहीं है मतलब नो नहीं है। NO गैस निकला, और ये गैस फिर दूसरे, अच्छा बताओ, ये अगर ऐसा है कि आपके व्हीकल से निकला है तो ये तो शायद प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और ये गैस उसी गैस में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर गया। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंटेनिंग कंपाउंड होगा, वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये NO और ये हाइड्रोकार्बन प्राइमरी पोल्यूटेंट है। नेचर में आने के बाद इसको नेचर में इन्वायरमेंट मिल गया फेवरेबल रिएक्शन करने के लिए, और ये रिएक्शन करके दुनिया भर के कंपाउंड बना दिए। और वो कंपाउंड था पर एसिटाइल नाइट्रेट, पान। वो कंपाउंड था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। वो कंपाउंड था एक्रोलीन। वो कंपाउंड था ओजोन। ये सारे रिएक्शन का पूरा प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आगे आएगा। लेकिन अभी आप इतना समझें कि नेचर में जब दो या दो से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट आ जाती है, और अगर उसको नेचर में आने के बाद माहौल फेवरेबल मिल जाए, इन्वायरमेंट फेवरेबल मिल जाए, तो वो नेचर में आने के बाद रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करके जो नया कंपोनेंट बनाते हैं, अगर वो भी पोल्यूटेंट की तरह एक्ट किया तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएंगे। मतलब ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं, चाहे वो पान हो, पर एसिटाइल नाइट्रेट हो, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो, या एक्रोलीन हो, या ओजोन हो, ये सब के सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं, क्योंकि ये नेचर में डायरेक्ट ऐड नहीं किए गए हैं, ये नेचर में आने के बाद बने हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ secondary pollutant by reacting primary pollutant
in atmosphere or in nature बोलो डायरेक्ट, in environment, and that process are called as synergic reaction. क्या बोला? synergic reaction, या इसी को बोलते हैं सिनर्जिज्म, इसी को बोलते हैं सिनर्जिज्म। सिन का मतलब एक हो जाना, किसका एक हो जाना? दो प्राइमरी या दो से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट एक साथ मिलके और कुछ नया रिएक्टेंट, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे पहले इन दोनों को रिएक्ट करना पड़ा, एक साथ मिलना पड़ा, तब जाके इतने नए सारे कंपाउंड बने। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनर्जिज्म या सिनर्जिक रिएक्शन, और ये हमारे नेचर के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, प्राइमरी पोल्यूटेंट के तुलना में सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज्यादा खतरनाक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज्यादा खतरनाक है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस ओजोन को लेकर डाउट पूछते हैं, वो कहते हैं सर हमने सुना है कि इस नेचर में ओजोन का लेयर मिलता है जो हार्मफुल रेडिएशन आने से बचाता है हमारे अर्थ पे। यस, ये सही बात है, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा ओजोन लेयर के बारे में, लेकिन आज मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये इधर देखो, ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर, जहां अर्थ की लास्ट बाउंड्री है, अर्थ के ऊपर आप 16 किलोमीटर ऊपर तक जाओ। कहां तक? 16 किलोमीटर ऊपर तक। 16 किलोमीटर ऊपर तक आप जहां गए, ये पूरा इलाका 16 किलोमीटर ऊपर तक जो है, 16 किलोमीटर ऊपर इधर जा रहे हो, इधर भी जाओ, कहीं भी 16 किलोमीटर तक अगर आप आसमान की तरफ जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। और अब फिर आप 16 किलोमीटर के बाद शुरू करो, यानी कि 17वें किलोमीटर से, और वहां से लेके 50वें किलोमीटर तक पहुंच जाओ। कहां? यानी कि 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर वाले तक एरिया तक पहुंचो, तो जो पूरा इलाका है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और आप जिस ओजोन के बारे में बात करते हो कि वो ओजोन लेयर है और हार्मफुल रेडिएशन आने से बचाता है, वो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है। कहाँ है? ये ओजोन लेयर है, और ये ओजोन लेयर हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है, क्योंकि सन है इधर, और सन से हार्मफुल रेडिएशन आने पर ये ओजोन लेयर उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ओजोन लेयर हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है। लेकिन हमारी गाड़ियां स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं चल रही है, हमारी गाड़ियां यहाँ पर चल रही है, हमारा चिमनी यहाँ चल रहा है, यहाँ से स्मोक निकल रहा है, और यहाँ पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पर सिनर्जिक रिएक्शन में ओजोन बन रहा है। और यहाँ पर ये ओजोन कई तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एयर पोल्यूशन, ओजोन। तो आज के बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए, ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट तो है, बट इन ट्रोपोस्फेयर, नॉट इन स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि हमारी गाड़ियां ट्रोपोस्फेयर में चल रही है, हम अर्थ के सरफेस पर रह रहे हैं, और हमारी गाड़ियां इस अर्थ पर चल रही है, और यहाँ हम धुआं छोड़ रहे हैं, वो धुआं 16 किलोमीटर तक में ही रह जाता है, और यहाँ ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। लेकिन वो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में जो मिल रहा है ओजोन लेयर के फॉर्म में, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं। वो ओजोन लेयर बना कैसे, वो सारी बातें हम आगे एयर पोल्यूशन में करेंगे। तो आई थिंक कि आपको प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का भी एक अच्छा खासा आइडिया डेवलप हो चुका है। अब मैं इन सारी बातों को दिखाने के लिए डायरेक्ट चलता हूँ आपके नोटबुक पर, और एक बार नोटबुक देख लें, फिर बातों को आगे बढ़ाएं। तो ये रहा पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर है। पॉल्यूशन को मैंने डिफाइन किया है, आप पढ़ लेना। और पॉल्यूशन 3 प्रकार का हो सकता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। मैंने पहले ही बोला, अगर एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो एयर पॉल्यूशन, वाटर में चेंज, हाइड्रोस्फीयर में चेंज आएगा तो वाटर पॉल्यूशन, और अगर लिथोस्फीयर में चेंज आएगा तो लैंड पॉल्यूशन। पहले नॉइज पॉल्यूशन को अलग से पढ़ाया जाता था, अलग माना जाता था, लेकिन अब रिसेंट स्टडीज ने नॉइज पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन में ही इंक्लूड किया है। आगे मैं आपको नॉइज पॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। अब आया पॉल्यूटेंट को मैंने डिफाइन कर दिया है, आप पढ़ लेना। अब मैं पॉल्यूटेंट को अलग अलग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप पढ़ लेना। बायोडिग्रेडेबल नॉर्मली अगर इन्वायरमेंट में रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो पॉल्यूटेंट नहीं बनेगा, लेकिन आज की डेट में इंसानों ने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया आबादी बढ़ने की वजह से, इसलिए अब ये पॉल्यूटेंट बन गया है।
कचरा पहले आपके गांव से जितना निकलता था, आज उसके तुलना में 10 साल के बाद 10 गुना ज्यादा कचरा निकल रहा है, लेकिन माइक्रोब्स की नंबर उस तरीके से नहीं बढ़ी है, इसीलिए ये पोल्यूटेंट कहला रहा है। जैसे सीवेज, सीवेज का मतलब होता है होम कचरा, मतलब घर से निकलने वाला कचरा, वुड, क्लोथ, सीवेज, पेपर, जो भी है सब। इसके बाद आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक, पैक्स ऑफ एल्यूमिनियम। पैक्स ऑफ एल्यूमिनियम समझते हैं? एल्यूमिनियम के कई सारे जो कटाव होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में एल्यूमिनियम का कोई प्रोडक्ट बना, उसको जाके फेंक दिया, तो वो वहाँ पे सॉइल को जो है बंजर बना देता है, वो वहाँ पे प्लांट उग नहीं पाते। BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। DDT, ये पेस्टिसाइड है जो हम इंसेक्ट को मारने के लिए पहले यूज करते थे, लेकिन ये पोल्यूटेंट है। इसके अलावा और भी मरकरी कंपाउंड, आयरन, कंपाउंड ऑफ फिनॉल, ग्लास, इवन ग्लास, ग्लास की चीजें तो ज्यादा आजकल आप यूज करने लग गए हो। ग्लास जब आप उसको यूज करने के बाद फेंक देते हो टूटने के बाद, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। BSC पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, लेड, टीन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आजकल धमकियां दे रहा है पुतिन कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, तो उससे जो भी कंपाउंड निकलेगा वो कभी भी यहाँ पर डिकम्पोज नहीं होगा, वो ऐसा वेस्ट होगा जो पूरे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में वो चीजें भी आएगी, जैसे हम बिजलियों की कई सारी चीजें बनाते हैं, जिसमें हम एल्यूमिनियम, जिसमें हम आयरन वगैरह यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तरीका यही है कि उसका इस्तेमाल कम करें और उसके इस्तेमाल को धीरे-धीरे घटाएं। और अब पोल्यूटेंट को घटाने के लिए 2 तरीके की बातें आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक तो क्या, लॉ बनाइए, कानून बनाइए, और एक क्या, उसका अल्टरनेटिव तरीका ढूँढिए और उसका रिसाइक्लिंग का भी तरीका ढूँढिए, ठीक है? फिर इसके बाद मैंने प्राइमरी पोल्यूटेंट का डेफिनिशन बताया है। देखिए मतलब की डेफिनिशन तो सेम है, एग्जांपल हजारों बन सकते हैं। गाड़ी से निकलने वाला जितना भी धुआं है आप देख लो, SO2, CO, हाइड्रोकार्बन, NO, लेड, CO2, H2O, ये सब क्या है, ये गाड़ी से निकलने वाले धुएं हैं, ठीक है? और इसके बाद ये DDT से निकलने वाला DDT स्प्रे, ये चिमनी से निकलने वाला, चिमनी के धुएं मेनली NO2 और SO2 होता है, ये सब अब याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है? देन सिनर्जिक रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, सिनर्जिक रिएक्शन का डेफिनेशन बता दिया। सिनर्जिक रिएक्शन की वजह से ही बनता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बोला कि धुएं का प्राइमरी पोल्यूटेंट हाइड्रोकार्बन और NO रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? अच्छा, मैंने यहाँ पे एक BSC बता दिया था, सॉरी, BSC गलती से बता दिया। पान, ओजोन, एक्रोलीन और NO2 और जब बात NO2 की आई है तो थोड़ा डिटेल में सुनिए। अगर बोला जाए NO2, केवल NO2 लिखें तो आप बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूशन, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा NO2 आ रहा है गाड़ी के धुएं से, चिमनी के धुएं से, और आने के बाद अगर वो नेचर में मतलब कि दूसरा पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट NO और हाइड्रोकार्बन आने के बाद नेचर में रिएक्ट करके NO2 बना है, तो इसकी मात्रा कम है। माना इस कदर NO2 सेकेंडरी है, तो अगर बोला जाए NO2 प्राइमरी सेकेंडरी बोथ, तो आंसर बोथ। एक चूज करना पड़े तो प्राइमरी। कारण ये है कि हमारे नेचर में आने वाला NO2 ज्यादातर गाड़ी के धुएं से और चिमनी के धुएं से आ रहा है, इसलिए ये NO2। फिर इसके अलावा मैंने सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पे ये सारे एग्जांपल भी बताए हैं, ये वाला बताया। अच्छा, एक और बता देता हूँ, स्मोक और फॉग रिएक्ट करके, स्मोक धुआं और फॉग रिएक्ट करके बनाता है स्मॉग। इसके बारे में मैं अभी अगले मीटिंग में चर्चा कर देता हूँ। चलिए, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, आपका डाउट भी मैं अगले मीटिंग में ले लूंगा। 10 मिनट का मीटिंग लेंगे, ठीक है? मतलब 8 बजे तक क्लास है ना अपना? कितना बजे तक है? 7:30 तक है, साढ़े 7:30 तक है, तो 10 मिनट का क्लास है ना अभी।